गुड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन मार्कोनिकोव रूल इज वायलेटेड। ठीक है, यस, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है मैंने। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे तो देखते हैं। यहाँ बच्चों बोला गया मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, तो मार्कोनिकोव जो रूल है इसको ऑलरेडी मैंने आपको डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, कैपिटल एम रूल। तो कैपिटल एम रूल क्या बोलता है कि जो भी आपका रिएजेंट है, ठीक है, जो भी आपका रिएजेंट है, अब उस रिएजेंट में आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट होगा तो ऑब्वियसली आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पार्ट भी होगा, जैसे H प्लस के साथ आपका यहाँ पे सपोज X माइनस ले लिया मैंने। ठीक है, तो रिएजेंट में अगर आपका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है तो उसके साथ आपका न्यूक्लियोफिलिक सेक्शन भी देखने को मिलता है। तो यहाँ जब बेटा मार्कोनिकोव रूल के बारे में बात की जा रही है तो दिमाग में आना चाहिए कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो कंप्लीट मैकेनिज्म है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, टू स्टेप्स आपकी कंप्लीट लगती हैं। फर्स्ट स्टेप आपकी जो होती है जहां पे रिएक्शन इंटरमीडिएट आपको मिलता है कार्बोकैटाइन, रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, सारा कुछ प्रोसेस होता है। और इन फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रोफाइल अटैक, करेक्ट। और उसके बाद अगर सेकंड स्टेप आएगा देन न्यूक्लियोफाइल अटैक, बट फर्स्ट स्टेप आपकी होती है आरडीएस। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जहां से हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में रेट को हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में डिफाइन करते हैं। तो क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे कि कौन सा ऐसा रिएक्शन दे रखा है जहां पे मार्कोनिकोव रूल आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों के माइक मैंने अनम्यूट किए हैं। ठीक है, आप लोग बोल सकते हो बिल्कुल। तो चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। तो प्रोसेस क्या वो कहता है, फर्स्ट रिएक्शन को हम लोग जरा चेक करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन में क्या दे रखा है, ध्यान दो बच्चों। फर्स्ट रिएक्शन में दे रखा है CH3, नाउ इट इज ऑक्सीजन लॉन पेयर, ऑक्सीजन के पास होंगे, बाकी आपका CH डबल बॉन्ड एंड CH2 इन दी प्रेजेंस ऑफ HPr। उसने हाइड्रोजन ब्रोमाइड दे रखा है और CCl4 की प्रेजेंस है, तो CCl4 इज एक्चुअली सॉल्वेंट। ठीक है, और कौन सा सॉल्वेंट है बच्चों, नॉन पोलर। कैसा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। यहाँ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू की बात करते हैं मॉलिक्यूल्स में, तो एक कार्बन की तरफ 4 क्लोरीन यहाँ पे अटैच होंगे। और डाइपोल मोमेंट को अगर आप देख रहे हो तो वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। यहाँ पे इसका जो मोमेंट है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स या यहाँ पे जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आपके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। मतलब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बिकॉज कार्बनिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो क्लोरीन अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। इसी तरीके से तो आपको दिख रहा है 180 डिग्री यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब एक क्वेश्चन हमारा ये है कि अपोजिट साइड में दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो आपका सेम होगा बट अपोजिट साइन होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट तो पहले भी पढ़ रखे हैं, तो ये वैल्यूज आपकी हो जाएगी कैंसिल आउट। तो जो म्यू नेट आएगा उसकी वैल्यू बेटा परफेक्टली हो जाएगी आपकी 0। तो मैंने बोला भी था कि CCl4 हो भी या ना भी दे रखा हो तो कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज वो कोई अफेक्ट करने वाला नहीं है, बिकॉज ये आपका नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है। और HBr के बारे में बात करोगे तो परफेक्टली आपको बिकॉज डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा दिखेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पोलैरिटी मिलेगी। H के पास पॉजिटिव चार्ज होगा और Br के पास माइनस चार्ज होगा। ठीक है, तो अब वो आपका पोलर है, CCl4 नॉन पोलर है, तो कोई यहाँ पे चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे CCl4 की जगह में वाटर मॉलिक्यूल देता तो असर पड़ने वाला था। ठीक है, तो उस केस में वाटर मॉलिक्यूल ऑल्सो पोलर, HBr ऑल्सो पोलर। ठीक है, रिएजेंट भी पोलर है, सॉल्वेंट भी पोलर है, तो पहले इन दोनों की मिक्सिंग हो जाएगी, बिकॉज दोनों कैसे सेम नेचर के हैं तो वो इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन CCl4 के साथ कोई बॉन्डिंग होने वाली है नहीं, बिकॉज सॉल्वेबिलिटी प्रिंसिपल क्या होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे डिस्कस होता है। अभी पॉइंट ये है कि हमें बताना है कि कौन सा रिएक्शन ऐसा है जो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट नहीं है या उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट में आप देख लो यहाँ पे जो लोन पेयर्स दे रखे हैं, उस लोन पेयर के साथ बच्चों क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा रेजोनेंस। लोन पेयर सिंगल एंड डबल। ठीक है, इस डायरेक्शन में देखो आपको रेजोनेंस मिल रहा है।
जब रेजोनेंस मिलेगा तो पाई ऑब्वियसली इधर से इधर मूव करेगा, जहां पे आपका ये आ जाएगा डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको जो दिख रहा है नेगेटिव वाला सेक्शन, वहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा। तो ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा मिल रहा है यहाँ से? H प्लस आयन। अरे एच बी आर से क्या मिलेगा? H प्लस आयन इलेक्ट्रोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल होगा आपका बी आर माइनस आयन। तो H प्लस आयन यहाँ पे अटैक कर देगा। बाकी आपको यहाँ से मिल जाएगा CH3, नाउ इट इज ऑक्सीजन जिसके पास लॉन पेयर्स होंगे, और ये आपका CH, यहाँ पे आपका CH3, और इधर आपको मिलेगा ब्रोमीन। तो मुझे बताओ मार्कोनिक रूल का स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट ये था कि जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है या जो न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज है उसका अटैक होना चाहिए उस sp2 कार्बन पे, ठीक है, उस sp2 कार्बन पे जिसके पास प्रेजेंट हो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप देख भी रहे हो कि बेटा जहां पे Br माइनस ने अटैक किया है वहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन ही है उस कार्बन पे, वो कार्बन sp2 भी है। डेफिनेटली यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप बिल्कुल आंसर को सही बिठाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो फॉलो किया जा रहा है। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है? सेकंड ऑप्शन में वही सीन एज इट इज है ना। नाइट्रोजन के पास आपके लॉन पेयर्स होते हैं, 5 बैलेंसी होती है, तो लॉन पेयर सिंगल एंड डबल इधर देखो है ना। तो रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस विल डोमिनेट। तो उस केस में पाई बच्चों की तरफ मूव करेगा बाहर की तरफ है, टर्मिनल पोजीशन में बाहर की तरफ। तो जो बाहर की तरफ तो माइनस यहाँ पे आएगा, तो वहां पे H प्लस अटैक कर देगा, अंदर आपका क्या होगा पॉजिटिव, वहां पे भी अटैक कर देगा। तो नेगेटिव पार्ट जो अटैक हो रहा है वो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन पे अटैक हो रहा है। तो ये भी आपके क्या कर रहा है? मार्कोनिक रूल को फॉलो कर रहा है। ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसने पूछा कि कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट में बात करता हूँ HBr प्लस CCl4। यहाँ पे देखो सल्फर जो है ना वो ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। तो अब सल्फर के पास क्या है? लोन पेयर्स। तो लोन पेयर सिंगल एंड डबल, तो यहाँ भी रेजोनेंस बिल डोमिनेंट। अब रेजोनेंस डोमिनेट करेगा तो बच्चों यहाँ भी पाई बाहर की तरफ जाएगा। तो फिर यहाँ पे वही HBr से H प्लस आयन वो आपके CH2 पे अटैक कर देगा, वो CH3 बन जाएगा टर्मिनल वाला। Br माइनस यहाँ से मिलेगा इस थर्ड रिएक्शन के अंदर, वो अटैक कर देगा लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन के ऊपर। तो यहाँ भी मार्कोनिक फॉलो किया जा रहा है। लास्ट ऑप्शन को जरा ध्यान से समझो, मैं सारे के सारे ऑप्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने किए हैं बिल्कुल तो बहुत ही अच्छा है। इस ऑप्शन को देखो, इस ऑप्शन में बच्चों क्या देख रहे हैं? नाइट्रोजन, यहाँ डबल बॉन्डो है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्डो है, यहाँ पे आपको CH है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH है। इसके सामने बच्चों दे रखा है HBr, ये H प्लस की फॉर्म में होगा, और बाकी यहाँ पे आपको Br माइनस। तो मुझे बताओ यहाँ पे नाइट्रो जो है ना इसका नेचर कैसा है? आप बोलोगे सर नाइट्रोजन पे कोई लॉन पेयर्स नहीं है, परफेक्ट, कोई रेजोनेंस नहीं होने वाला। मुझे जरा एक बार देखो, चला रेजोनेंस चेक करके देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। क्या आप देखो यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड, ठीक है, दिस इज डबल बॉन्ड, देन ये सिंगल बॉन्ड, देन आपका डबल बॉन्ड। ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे रेजोनेंस आपका हो सकता है, बट क्वेश्चन हमारा समझ रहे हो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा ये है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर से इधर होना चाहिए या फिर से इधर होना चाहिए। अब आपको पता दिख रहा है कि जो नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कैसी होती है? इन कार्बन कार्बन से क्या होती है? अधिक होती है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक मोर है, मैक्सिमम है। और दूसरा एक रू और समझो यहाँ पे कि सामने कौन है? ऑक्सीजन। तो आपको पता है ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल आफ्टर फ्लोरीन। तो उस केस में जो आपका ऑक्सीजन है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा बिकॉज ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो उस केस में क्या होगा? ऑब्वियसली इस नाइट्रोजन के पास डेफिशिएंसी आएगी, बिकॉज पाई ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है, नाइट्रोजन पे डेफिशिएंसी आएगी, और नाइट्रोजन इज आल्सो द थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इस केस में ये क्या करेगा कि इस कार्बन से सिग्नल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ मूव कराएगा। तो ऑब्वियसली पाई विल मूव टुवर्ड्स दिस साइड। तो पाई मूव करेगा अंदर की तरफ। जब अंदर की तरफ मूव करेगा तो आप जरा ध्यान से देखना कहाँ पे प्लस आएगा और कहाँ पे माइनस आएगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे बेटा आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। अब सामने से कौन आ रहा है? H प्लस, और जो Br माइनस है आपका ये रिएजेंट है ना। CCl4 तो कोई काम करने वाला है नहीं, बिकॉज वो आपका कैसा है? नॉन पोलर है, कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो देखो बेटा H प्लस अटैक कहाँ करेगा? पहला अटैक आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल का ही होने वाला है, तो H प्लस ने यहाँ पे अटैक करने वाला है, और Br जो माइनस है बेटा इसका अटैक होने वाला है इस पॉइंट पे। क्या समझ में आ रहा है सभी को? तो जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है बेटा, वो कहाँ पे अटैक कर रही है? वो अटैक कर रही है ऐसे sp2 कार्बन के ऊपर जिसके पास क्या प्रेजेंट है बच्चों? जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे रूल आपका पूरी तरीके से क्या हो रहा है? मार्कोनिक रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये मैंने बोला था कि इसके जो स्टेटमेंट्स हैं उनको ध्यान रखना है, स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। अच्छा, इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं अपन, ध्यान देना जरा। यहाँ पे अगर पाई का मूवमेंट हो रहा है, मैं चलो दो कार्बोकैटायन बनाता हूँ,
पाई को मैं इधर से इधर भी मूव कराता हूँ, पाई का मूवमेंट इधर से इधर, दोनों तरफ करा के देखता हूँ। चलो पॉसिबिलिटीज की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो पहले केस में समझो जरा, फर्स्ट केस में क्या होगा, अगर मैं इसको फर्स्ट केस मान लूं, इसको मैं सेकंड केस मान लूं, तो पहला पहला केस क्या बनेगा, फर्स्ट केस में हो जाएगा कि भाई ये CH3 हो गया, और यहाँ से आपका ये CH, बिकॉज पाई इधर जा रहा है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और उसके पास अटैच है आपका नाइट्रो। तो हम पहले कर लेते हैं, यहाँ पे आपका CH प्लस हो गया, और यहाँ पे आपका हो जाएगा नाइट्रो ये माइनस, ठीक है। एक केस ये हो गया। दूसरे केस की बात करते हैं कार्बोकटाइंस में, सेकेंड केस में ले लेते हैं, तो यहाँ पे CH2 प्लस, और यहाँ पे आपका CH2, और यहाँ पे आपका ये नाइट्रो वाला सेक्शन, ठीक है। अब दोनों में से स्टेबल कार्बोकटाइन कौन सा, अनस्टेबल कौन सा है, ठीक, क्वेश्चन हमारा ये है। तो दोनों में से स्टेबल कार्बोकटाइन कौन सा होगा, ये वाला, ये हो जाएगा आपका स्टेबल कार्बोकैटायन, और ये जो ऊपर वाला सेक्शन है ये हो जाएगा आपका अनस्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक। तो इसके ऊपर अब वही सेक्शन है कि इसके ऊपर अब सीधा आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दो, और यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे, ऑलरेडी आपका जो अनस्टेबल वाला है वो तो आंसर प्रोड्यूस करेगा, बट वो माइनर होगा, बट मुझे चाहिए मेजर, और मेजर प्रोडक्ट है वो बार्कोनी का रूल यही बोलता है कि मैं मेजर प्रोडक्ट के बारे में डिफाइन करता हूँ कि नेगेटिव चार्ज स्पीशीज वहां पे अटैक करे जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो आपका आंसर हो चुका है 4। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दे रखा है, देखो, which of the following alcohols can not be prepared from hydration of an alkene। तो एल्कीन का अगर बच्चों में हाइड्रोलिसिस कराता हूँ, लास्ट सेक्शन रिकॉर्डिंग में आपको डिस्कस किया था, ठीक है। आई थिंक मैंने आपको सैटरडे को इसके ऊपर डिस्कशन किया था, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स का जो अटैक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों केस मैंने बताए थे, तो उसी पे एक क्वेश्चन मैंने दे दिया कि जब एल्कीन के साथ बच्चों वाटर मॉलिक्यूल का अटैक होगा, प्लीज ध्यान देना, जब एल्कीन के साथ वाटर मॉलिक्यूल का अटैक होगा तो इसको अपन बोलते हैं हाइड्रेशन, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा हाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इसका रिवर्स होना चाहिए। तो एल्कीन के साथ अगर मैं बच्चों वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने वाला हूं तो यहाँ से H प्लस आयन मिलेगा, OH माइनस आयन मिलेगा, पाई ऑब्वियसली यहाँ से किधर भी शिफ्ट करा दो इफ इट इज सिमेट्रिकल, अगर अनसिमेट्रिकल है देन वी विल फॉलो द GOC1। तो यहाँ से आप अटैक कराओगे तो मान लो यहाँ से बन गया प्रोडक्ट हाइड्रोजन, यहाँ पे आ गया, बाकी आपका OH यहाँ पे। तो देखो एल्कीन से बन चुका है आपका एल्कोहल, लेकिन क्वेश्चन हमारा यह है कि ये भी एक पार्ट है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ही, लेकिन क्वेश्चन आपका पूरा भी नहीं हुआ है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी न्यूक्लियोफाइल होता है, एल्कीन भी न्यूक्लियोफाइल होता है, बोथ आर न्यूक्लियोफाइल इन नेचर। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो इसी चीज को मुझे रिएक्शन को फॉरवर्ड करना है, मुझे रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करना है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं एसिड, एसिड मतलब H2SO4 आप लेके आ सकते हो, H3PO4 लेके आ सकते हो, HNO3 भी लेके आ सकते हो, जो बेटा रिलीज करेगा H प्लस आयन, और इस H प्लस आयन के आने से इट विल वर्क एज ए कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा। तो जैसे आप H प्लस आयन को डालोगे रिएक्शन का रेट आपका बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन को समझते हो, मैंने पूरा पहले एक्सप्लेनेशन कर दिया है हाइड्रेशन का मीन क्या है। अब समझो, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो बिल्कुल भी यहाँ पे एल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं करेगा अगर आप एल्कीन के साथ वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना चाह रहे हो। तो बताओ बच्चों कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। यस देखो, इसका आंसर ये होगा, ए आंसर क्यों नहीं होगा, देखो ए आंसर में अगर यहाँ पे आपको अगर थोड़ा बहुत लॉजिक है, ठीक है, अगर आप दिमाग लगाओगे तो आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे कि ये जो OH यहाँ पे मिल रहा है ना, तो जो डबल बॉन्ड होगा, जो एल्कीन होगा, वो कहाँ पे दिखना चाहिए आप, OH तो यहाँ पे जो है ना इस कार्बन के साथ, ठीक है। तो टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, चेक करें, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसको अपन अगर निकाल देते हैं यहाँ से बाहर, एक सेकेंड, 5 कार्बन को मैं ड्रॉ करता हूं पहले, ठीक, लाइक दिस, 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। OH बार जो है आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल से आने वाला है, तो वाटर मॉलिक्यूल से क्या मिलेगा, H प्लस है, और क्या मिलेगा, OH माइनस है। तो अगर डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट होगा, समझो ध्यान से, अगर डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंस होगा तो एक बेटा एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन,
ठीक है, HBO रिएक्शन, ठीक है, ये एल्कीन का ही सेक्शन है, ठीक है, आपको बाकी बोर्ड्स के टीचर ने जरूर पढ़ाया होगा, HBO रिएक्शन के बारे में थोड़ा बहुत हिंट किया होगा, ठीक है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि लोग ऑब्वियसली चीजों की मदद ही करते हैं। फिर अगर मैं एडवांस सेक्शन पढ़ाऊंगा तो बेसिक आपको ऑलरेडी बताई गई हुई चीजें, नहीं बताई गई तो बताऊंगा मैं, इसके बाद सेक्शन आएगा। तो जो HBO रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उसके अंदर टर्मिनल पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, जो OH ग्रुप है वो आपकी टर्मिनल पोजीशन पे अटैच होगा और यहाँ पे आपका अटैच होगा हाइड्रोजन, ठीक है, तो आपको ये अल्कोहल मिल जाएगा, मतलब ये पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, ये एक भी पॉसिबिलिटीज है, कोई इश्यू नहीं यहाँ पे, तो ये पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे आपको अल्कोहल मिल सकता है बिकॉज डबल बॉन्ड आपका इस टर्मिनल पोजीशन पे एग्जिस्ट करेगा। सेकंड केस की बात करूं, बी ऑप्शन की बात करूं, तो बी ऑप्शन में आप जरा मुझे बताओ क्या बी ऑप्शन में एग्जिस्ट करेगा? बी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन में डबल बॉन्ड क्या एग्जिस्ट करेगा, देखते हैं जरा। तो बी ऑप्शन ये रहा, तो बी ऑप्शन में जरा बना के देखते हैं, कार्बन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, बाहर आपका यहाँ पे OH है और आपकी यहाँ पे, तो मुझे बताओ क्या डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है डबल बॉन्ड, क्योंकि मुझे टर्मिनल पे चाहिए OH ग्रुप। अगर टर्मिनल पे OH चाहिए तो देखो मैं क्या करूंगा, इस कार्बन पे मैं डबल बॉन्ड इसकी एडिशन पोजीशन बना के देखूंगा। तो देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है, 1 2 3 4, एक मैंने एक्सटेंड किया है, इसको जरा OH के हिसाब से मैं बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है, और 4 कार्बन, क्योंकि OH को आपको बाहर करना तो 4 कार्बन, 1 2 3 4 इस तरीके से यहाँ पे, तो मैं क्या यहाँ डबल बॉन्ड बना सकता हूँ? बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है, बना सकता हूँ, बिकॉज बैलेंसी फोर्स से दिखनी होनी चाहिए। तो ये भी एक एल्कीन है, ये एल्कीन भी आपके इस पर्टिकुलर एल्कोहल को डिजाइन कर सकता है, इसने मेजर नहीं पूछा है, मेजर माइनर दोनों को ही इंक्लूड करके देखना है, बिकॉज क्वेश्चन की लैंग्वेज जिस तरीके से उसी तरीके से आपको थिंक भी करना है। बिल्कुल सही आंसर है, ये भी आपका यहाँ पे फॉलो करेगा और आपका एल्कोहल बनाएगा, ठीक है, ये एल्कीन से। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं, सी में जो दे रखा है OH को जरा बाहर निकाल दो यहाँ पे, तो बाहर निकालेंगे तो 1 2 3 4 4 1 2 3 1 2 3 एंड 4, बिल्कुल सही। तो डबल बॉन्ड देखो OH टर्मिनल पोजीशन पे आ रहा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आप लगा सकते हो, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है, बनेगा इस एल्कीन से आपका वो एल्कोहल। लेकिन जो डी ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है? डी ऑप्शन कुछ यूं बोल रहा है आपसे कि अगर इसको आप बना के देखो तो ये कार्बन है, इसके पास ऑलरेडी बैलेंसी आपकी 4 डिफाइन हो रही है और यहाँ पे OH है। अगर मैं इसको OH को अगर मैं यहाँ से कैंसिल करूं, मैं इसके एल्कीन के जरा इमेजिनेशन करूं, तो एल्कीन कैसा दिखना चाहिए? यहाँ पे एल्कीन मतलब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आना चाहिए ना। बट नाउ क्वेश्चन इज दिस कि ऐसा एल्कीन पॉसिबल हो सकता है कि जिस कार्बन सेंट्रल एटम कार्बन की बैलेंसी 5 हो जाए? तो ऐसा एल्कीन कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। तो वही उसने पूछा है, सिंपल सा मेजर माइनर के बेस पे आपको देखना है हर तरीके से कि यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल भी एल्कीन बनेगा ही नहीं। जब एल्कीन ही नहीं बनेगा देन एल्कोहल के बारे में हम लोग बिल्कुल भी सोच नहीं सकते हैं। तो इसने पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रेशन, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्केन। एल्कीन, तो एल्कीन का जो हाइड्रेशन है उसके बेस पे आप सीधा आप देख सकते हो कि इसमें आपका जो यही जो लास्ट वाला ऑप्शन है जो एल्कोहल दे रखा है वो आपका पॉसिबल हो ही नहीं सकता है एल्कीन से, बिकॉज बैलेंसी आपकी क्या हो जाएगी? बैलेंसी आपकी यहाँ पे 5 हो जाएगी। समझ में आ गया सभी को? परफेक्ट। ओके परफेक्ट। तो बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, ठीक है, बिकॉज डी ऑप्शन में जो आपको एल्कोहल दिख रहा है वो एल्कोहल बनेगा ही नहीं, बिकॉज एल्कीन एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। ये सबको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज यहाँ से जैसे आप OH बाहर निकालोगे, एल्कीन जैसे बनाना चाहोगे ना, तो यहाँ पे वही डबल बॉन्ड दिखना चाहिए ना। वो डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं हो सकता है बिकॉज कार्बन की बैलेंसी यहाँ पे 5 हो चुकी है। बाकी में अगर आप मैंने आपको बताया भी अभी, बाकी में अगर आप चेक करोगे तो वहां पे आपको देखो एल्कीन इजिली फॉर्म हो रही है, OH को बाहर निकालते जाओ, डबल बॉन्ड लगाते जाओ, हर जगह बैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है कार्बन की, ठीक है, 4 बैलेंसी। यहाँ 5 बैलेंसी एक्सटेंड होने के चक्कर में यहाँ पे बिल्कुल भी आपका एल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बच्चों, यस 33 में देखो क्या बोला गया है, ध्यान से देखो, एचसीएल का एडिशन है, एक्स पूछा गया है कि एक्स आपका कौन सा फॉर्म होगा, बताओ चलो। हम बात कर रहे हैं 33। अरे सीधा सा है यार, देखो एचसीएल आपको दे रखा है, तो एचसीएल में आपका H+ आयन और यहाँ से Cl- आयन, एरो पे कुछ भी नहीं दे रखा है तो कोई इश्यू नहीं है। दे भी रखा होता CCl4 तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ये कैसा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, दिमाग में बिठाओ अच्छे से। तो यहाँ पे ये आपका पोलर है तो मतलब ये हो गया है पोलर सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक है, H+ आयन को रिलीज कर रहा है।
तो अब आते हैं अपन लोग एल्कीन की तरफ। बिल्कुल एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, तो चलो ऐड कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे देखो आपको ये दे रखा है बेंजीन, और ऊपर आपको दे रखा है एल्कीन CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। जरा पाई को शिफ्ट कराते हैं बच्चों, तो पाई आपका बाहर की तरफ जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आपका पॉजिटिव। अभी जैसे ही यहाँ से H प्लस साइन आएगा ऊपर से, वो जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे। तो यहाँ से आपको ये मिलेगा बेंजीन, और इस बेंजीन के ऊपर होगा बच्चों यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH पॉजिटिव चार्ज, और ये बन जाएगा CH3। अभी ये जो कार्बोकैटाइन है, दिस इज सेकेंड डिग्री कार्बोकैटाइन, राइट। क्या इसका रीअरेंजमेंट हो सकता है स्टेबिलिटी के नहीं करेंगे, तो करके देखो आप, ठीक है। आपको ऐसे पता चलेगा नहीं, आप करके देखो तभी चीजें पता चलेंगी। बिकॉज GOC1 अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है, और ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होगी, बिकॉज मेरी भी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है, तो आपकी भी स्ट्रॉन्ग ही होगी। इसलिए लेक्चर्स को देखो, जो लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, नोट्स बन चुके हैं, ठीक है। या जो भी बच्चे न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, तो उसी बैच के बच्चों के साथ, उनके पास GOC1 के लेक्चर्स हैं, आप उनके साथ देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से कार्बोकैटाइन, मतलब यहाँ से देखो ऑब्वियसली हाइड्राइड शिफ्टिंग करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से H माइनस को अपन उठा के यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, इस पॉजिटिव को यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ से जो नेक्स्ट स्पीसीज बनेगी वो कुछ ऐसी होगी कि बेंजीन यहाँ पे आपका हो जाएगा CH प्लस, और जहां पे आपका ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा, बहुत तगड़ी स्टेबिलिटी होने वाली है, और ये बन जाएगा CH2, इधर आएगा CH3, और इसके सामने Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस कार्बन व्हिच इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो आंसर बच्चों हो जाएगा आपका परफेक्ट कौन सा, कि बेंजाइलिक कार्बन पे Cl दिखना चाहिए मुझे। तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, कैंसिल। ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन यही दिख रहा है, ये तो कोई चांसेस ही नहीं है, उसको आप कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ये हमारा बन चुका है यहाँ पे आंसर। परफेक्ट हो गया सभी को। चलो ये चलो मैं देखता हूँ एक बार सर, GOC के स्टार की कल से देखने को 1 स्टार, ठीक है। तो बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 34। तो पहले तो देखो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जो रेट है बच्चों, ठीक है, जो आपका रेट है, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। और न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। और मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ, न्यूक्लियोफिलिसिटी बच्चों ऑब्वियसली किसकी, हम एल्कीन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो एल्कीन्स की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन। और बच्चों में बोल सकता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो आप कार्बोकैटायन बना बना के देखो, ठीक है। अगर आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी स्ट्राइक नहीं कर दिया दिमाग में कॉन्सेप्ट, वैसे आपको पता है, तो आप क्या करो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस को चेक कर सकते हो। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है। तो ये दो रूल्स हैं, जिन दो रूल्स के बेस पे हम लोग आंसर निकालेंगे। चलो बच्चों कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ इसका क्या होना चाहिए। इजी है क्वेश्चन, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। बताओ। देखो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। फर्स्ट कंपाउंड को लेता हूं मैं, ठीक है। फर्स्ट कंपाउंड में जो आपको डबल बॉन्ड देके रखा है, इसके साथ सीन क्या होगा मुझे देखो। इसका सीन कुछ ऐसा होगा कि सर फिनाइल यहाँ पे भी है, सर फिनाइल यहाँ पे भी है, परफेक्ट, दोनों जगह फिनाइल दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ से भी रेजोनेंस होगा, एक साइड में दोनों तरफ इसी कार्बन से ही फिनाइल अटैच है, तो रेजोनेंस आपका एक ही साइड से होगा। तो ऑब्वियसली पाई कहाँ पे शिफ्ट करेगा, बाहर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे डेल माइनस, अंदर डेल पॉजिटिव, तो यहाँ से मिलेगा कार्बोकैटाइन, उसकी स्टेबिलिटी बच्चों बिल्कुल अच्छी होने वाली है बिकॉज ऑफ फिनाइल ग्रुप, ठीक है। फिनाइल ग्रुप की वजह से कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी काफी अच्छी होगी, ठीक है। अच्छा सेकेंड कंपाउंड में चेक करो। सेकेंड कंपाउंड जो फिनाइल दे रखा है, इसमें सेकेंड कंपाउंड में जो फिनाइल दे रखा है वो कुछ यूं है ऐसा, और इस फिनाइल से अगर आप चेक करो तो पाई बाहर जाएगा, मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इट इज ऑल्सो स्टेबल बिकॉज ऑफ फिनाइल रेजोनेंस, ये भी स्टेबल होगा, परफेक्ट, इसकी भी स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन थर्ड कंपाउंड को जरा ध्यान से देखो, थर्ड कंपाउंड में एक फिनाइल यहाँ पे है और एक फिनाइल बच्चों कहाँ पे है, इस पोजीशन पे है। अच्छा अब इस फिनाइल में क्या होगा, इस फिनाइल में कुछ ये होगा, आप ध्यान से समझना कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर भी होगा, इस इलेक्ट्रॉन्स इधर भी होगा, मतलब दोनों साइड में डायरेक्शन मूव करने वाला है, बिकॉज दोनों फिनाइल की पावर भी बराबर है, समझ में आ रहा है।
अच्छा, एक चीज तो ये रूल्स कि दोनों फिनाइल्स की पावर बराबर है तो पर इलेक्ट्रॉन्स और आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन तो हमारा है कि यहाँ पे कार्बोकैटायंस दिखना चाहिए, कि कार्बोकैटायंस कंप्लीटली दिखने वाला है नहीं। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, अगर एक फिनाइल को अगर आपने मेजोरिटी में मान लिया दूसरे फिनाइल के रिस्पेक्ट में, तो एक फिनाइल आपका यहाँ पे क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, स्टेबलाइज करेगा कार्बोकैटायंस को, लेकिन दूसरा फिनाइल जो होगा ना वो बिल्ड करेगा -I की तरह भी, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ भी करना चाहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, वो स्टेबलाइज करेगा, एक डिस्टेबलाइज करेगा, एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर क्रिएट करने वाला है, एक आपका डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर क्रिएट करने वाला है, ठीक है। लेकिन जब एक ही कार्बन पे दोनों फिनाइल प्रेजेंट होंगे तो एक जैसे ही वर्क करते हैं, ठीक है, स्टेबलाइजिंग फैक्टर को डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर आपके डिफरेंट कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एल्कीन वाले केस में, तो डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर को एक फिनाइल ग्रुप डिफाइन करेगा। अच्छा, लास्ट वाले ऑप्शन पे आते हैं। इस कंपाउंड में सीन क्या है, इस कंपाउंड में कुछ सीन ऐसा है, यहाँ पे लगा है ऑक्सीजन और यहाँ पे लगा है मिथाइल। तो पता है कि यहाँ पे लॉन पेयर्स है, पाई ऑब्वियसली इधर से इधर, बिकॉज रेजोनेंस होने वाला है, लॉन पेयर सिंगल डबल, तो पाई ऑब्वियसली बाहर की तरफ ही जाएगा, तो पॉजिटिव ऑब्वियसली यहाँ पे स्टेबिलिटी गेन करने वाला है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? ओके। अब इसके बाद समझो जरा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट एक मैं और यहाँ पे हिंट करूंगा आपको, कि जब भी हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस को डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहले बच्चों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की स्टेबिलिटी हम सबसे अधिक देखते हैं कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी को डिफाइन कर। मैं बात कर रहा हूँ कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है, उसमें सबसे पहले आपको देखना है प्रायोरिटी में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, उसके बाद आपका सेक्शन आता है फिनाइल का, और उसके बाद आपका आता है 3rd डिग्री का, फिर आता है 2 डिग्री का, फिर आता है 1 डिग्री का, ठीक है। ये आपको भी ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब ध्यान से समझना, लास्ट वाले केस में क्या था, ओएमई दे रखा है, मतलब मिथॉक्सी ग्रुप दे रखा है, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, राइट। लोन पेयर्स आपके अंदर जाने वाले हैं, लोन पेयर्स की मोबिलिटी कम होती है, लोन पेयर सिंगल रेजोनेंस कंजुगेशन दिख रहा है, तो उसमें लोन पेयर्स अंदर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होगा ना वो आपका डोमिनेट करेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी? क्लियर? तो इसलिए हमारा जो फोर्थ होगा उसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन रेट सबसे ज्यादा होने वाला है, बिकॉज electrophilic addition reaction directly proportional to nucleophilicity and also directly proportional to stability of carbocations। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको निकालने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस के बेस पे, बिकॉज वो इजी होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाले की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, मतलब ये फोर्थ सबसे पहले आ जाएगा। फिर कौन सा आएगा, जहां पे दोनों आपके फिनाइल एक्टिवेट कर रहे हैं, तो आपका फर्स्ट आ जाना चाहिए। फिर कौन सा आएगा बच्चों, ये आपका स्टेबलाइजिंग कर रहा है, डिस्टेबलाइजिंग कर रहा है, तो ये तो लास्ट में पहुंच जाएगा। उसके पहले आपका आ जाएगा आपका सेकेंड, और सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका थर्ड। तो आंसर हो गया हमारा डी ऑप्शन। क्लियर हो गया यहाँ पे सभी को? तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोप्रीन, ठीक है, इज ट्रीटेड विद HCl, द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी मिक्सचर ऑफ, ठीक है। अच्छा, अगर ये जो आपको दे रखा है, इससे कॉमन नेम यहाँ पे दे रखा है आइसोप्रीन, ठीक है। जब हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमर्स के अंदर रबर वगैरह के बारे में, ठीक है, तो वहां पे आपका ये बिल्कुल डिस्कस किया जाएगा आइसोप्रीन के जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो आइसोप्रीन इज ट्रीटेड विद HCl, यहाँ पे हम HCl को यूज कर रहे हैं, CH2 दिख रहा है आपको, एंड कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये आपका CH3 है, नेक्स्ट इज CH डबल बॉन्ड एंड आपका CH3। क्वेश्चन है कि अगर इसके सामने, अगर बच्चों मैं यहाँ पे HCl यूज करता हूँ, ध्यान देना, अगर मैं HCl को यूज करता हूँ तो हमारा कौन कौन सा मिक्सचर यहाँ पे, मतलब पॉसिबिलिटीज के बारे में बात की है, ठीक है, कि जो भी ऑप्शंस आपको दे रखे हैं तो उसमें हमारा पॉसिबल प्रोडक्ट कौन कौन सा बन सकता है, और नीचे इसने ऑप्शंस भी दे रखे हैं, ठीक है। यस, ए ऑप्शन में दे रखा है फर्स्ट एंड थर्ड हो सकता है क्या, बी ऑप्शन में सेकंड एंड थर्ड हो सकता है क्या, सी में आपका सेकंड एंड फोर्थ, और लास्ट में लिखा है ऑल ऑफ 4, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है आपका यहाँ पे फिट बैठेगा? तो हम लोग यहाँ पे पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, तो देखते हैं बच्चों जरा। सबसे पहले देखो फर्स्ट केस में, देखो फर्स्ट में क्या दिख रहा है आपको, फर्स्ट केस में तो मेन कंपाउंड है उसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा, रेजोनेंस ऑलरेडी दिख रहा है, ये देखो डबल बॉन्ड सिंगल एंड डबल बॉन्ड, परफेक्ट है, रेजोनेंस पूरा हो रहा है, ठीक है। अभी रेजोनेंस से ही कहानी स्टार्ट करूंगा मैं, तो चलो मैं सारे के सारे ना जितने ऑप्शन दे रखे हैं सारे प्रोडक्ट को मैं एक बार चेक करूंगा कौन कौन सा कहाँ पे कितना बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मान के चलो, मैंने यहाँ पे क्या किया है, पाई का मूवमेंट कराना मैं स्टार्ट करूं, चलो मैंने पाई, बिकॉज यहाँ पे बल्कि ग्रुप दिख रहा है और इधर रेजोनेंस भी है, तो मैंने पाई को इधर मूव करा दिया, ये डेल माइनस ये डेल प्लस, मैं यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ। सामने हमारे क्या है HCl, ठीक है। मैंने अभी पूरा नेक्स्ट में प्रोसीड नहीं किया है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट मैंने प्रोसीड क्यों नहीं किया है, बिकॉज जैसे प्लस आएगा तो ये तो देखो
HCl जैसे आएगा तो ये तो CH3 बन जाएगा ना, ये वाला CH2 CH3 बन जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ऊपर CH3 दिखेगा, इधर आपका CS डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन भी परफेक्ट दिख रहा है आपको, दूसरा रेजोनेंस वाला सेक्शन, तो इसलिए पॉजिटिव यहाँ पे ऑब्वियसली स्टेबल है। थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन जैसा सीन भी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब ये ऑलरेडी स्टेबल है तो यहाँ पे क्या करेंगे, फटाक से Cl को लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, अगर इसको मैं Cl को जैसे यहाँ पे लगाऊंगा, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो बिल्कुल मैच कर रहा है। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। यहाँ पे Cl ने अटैक क्यों किया? उसकी स्टेबिलिटी की वजह से, उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, रेजोनेंस प्लस हाइपर कंजुगेशन एज प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, जिसकी वजह से वो यहाँ पे अटैक कर जाएगा। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं हम लोग। सेकंड ऑप्शन में इधर आपको जो दे रखा है ना, उसमें क्या है, एक एक ऑप्शन को समझो जरा ध्यान से। CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, ऊपर CH3 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे उसने Cl लगा के दिया है, एंड डबल बॉन्ड भी लिखा है, CH3 लिखा है। आप समझ सकते हो कि यहाँ पे CH3 एज वेल एज डबल बॉन्ड, क्या 5 बैलेंसी हो सकती है? डबल बॉन्ड भी बना रहे, बैलेंसी भी आपकी 5 हो जाए तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये तो देखते ही पहले कैंसिल कर दो, रूल्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, सीधा ये कैंसिल हो गया, बिकॉज इस कार्बन की बैलेंसी ना 5 हो रही है, इसलिए आप इसे कैंसिल कर दो। तो सेकंड ऑप्शन वाला बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है, ठीक है? तो आप दो ही ऑप्शन चेक कर लेते, दो ही ऑप्शन के बेस पे भी आंसर बन सकता था, क्योंकि देखो दो ऑप्शन जैसे मैंने टिक किए तो इसमें सेकंड बिल कैंसिल, सेकंड कैंसिल तो मतलब ये वाला कैंसिल हो गया, करेक्ट है ना बच्चों? जो सेकंड जहां सेकंड दिखेगा ना उसको कैंसिल कर दो, सेकंड यहाँ भी दिख रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। अगर ये दोनों कैंसिल तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, ऑल ऑफ 4 तो हो नहीं सकता फिर, तो इसलिए बचा है सिर्फ ए ऑप्शन। तो मतलब आप पूरा का पूरा नहीं करते, सिर्फ दो ही ऑप्शन चेक कर लेते तो भी आंसर हमारा बन जाता, ठीक है? अच्छा, चेक करूंगा मैं थर्ड ऑप्शन को भी। तो थर्ड ऑप्शन में जो दे रखा है वो है आपका CH3 देन कार्बन, यहाँ पे आपका CH3 एंड डबल बॉन्ड CH। मैं पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ, बनेगा कि नहीं बनेगा वही रूल्स के अकॉर्डिंग। अब समझ लो ऊपर वाला मेन कंपाउंड ये था। अब बच्चों यहाँ पे क्या हुआ है, रेजोनेंस हुआ है, समझो ध्यान से, ये पॉसिबिलिटीज है, मेजर माइनर की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि चलो रेजोनेंस करके देखते हैं। तो रेजोनेंस अगर अपन करेंगे तो मैंने पाई को इधर से इधर शिफ्ट किया, तो यहाँ पे आया था पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आया था नेगेटिव चार्ज। फिर इस पॉजिटिव पॉजिटिव सिंगल एंड डबल, तो फिर से रेजोनेंस यहाँ पे किया इस पाई ने, पाई इधर से निकल के इस तरफ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो टर्मिनल पोजीशन पे पॉजिटिव आ रहा है, ध्यान दो, यहाँ पे आपको माइनस दिखेगा, देन ये कार्बन, देन आपका यहाँ पे CH3 और बीच में आपका डबल बॉन्ड, यस, देन कार्बन CH, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा CH2, इट विल होल्ड द पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? एक्चुअली दिस इज CH2, राइट? अब है क्या बच्चों, पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट रेजोनेंस करा दिया है। तो पूरा रेजोनेंस कराने के बाद एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, पॉजिटिव यहाँ पे पहुंच गया। अब नेगेटिव पे कौन अटैक कर देगा, वही आपका इलेक्ट्रोफाइल, तो उसको यहाँ अटैक करा दो, तो ये बन जाएगा आपका CH3, कोई इश्यू नहीं है। अभी जो Cl माइनस यहाँ से रिलीज होगा, HCl से वो अटैक करेगा इस पोजीशन पे, बिकॉज कंप्लीट रेजोनेंस किया है, और रेजोनेंस करने का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो ये भी रूल्स होता है। तो इसलिए Cl ने लास्ट में भी अटैक कर लिया, बिल्कुल सही, बीच में डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, यहाँ पे पहले सिंगल बॉन्ड था, वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट क्यों है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। जब रेजोनेंस होता है तो सिंगल कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड एंड डबल कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, तो इसलिए आपका एक ये भी तो ऑप्शन हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बन रहा है, बिल्कुल। तो आपका सेकंड नहीं था, फर्स्ट था, थर्ड था। फोर्थ को भी चेक करते हैं, मैं सब बताऊंगा आपको, फोर्थ को चेक करते हैं। तो फोर्थ में दे रखा है CH2, नाउ दिस इज क्लोरीन, एंड यहाँ पे है कार्बन, और इधर आपको दे रखा है CH3, एंड नाउ दिस इज CH, और लास्ट में आपका है CH3। क्या ये भी ऑप्शन हो सकता है बच्चों, बताओ जरा, क्या ये भी ऑप्शन हो सकता था क्या? तो अभी क्या कर रहा हूँ, पाई बॉन्ड को रोटेट करा के देखने हैं। तो पाई बॉन्ड को मैं क्या करूंगा, अब मैंने इधर से इधर जब मैं लेके गया था, अब मैं इधर इसको इधर से इधर लेके जाऊंगा, ठीक है? अब मैं इधर से इधर लेके जाऊंगा, तो ये ऊपर मॉलिक्यूल्स आपको दे रखा है, इस मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं मैं। तो पाई को अगर मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, करेक्ट? समझ में आ रहा है? अब ये पॉजिटिव आ गया, तो उस पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए सामने डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ से डबल बॉन्ड क्या करेगा, ये ऑब्वियसली यहाँ से रिलीज होगा, यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे आ जाए क्या, आपका पॉजिटिव चार्ज। इतना क्लियर हो रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? अच्छा, लेकिन थर्ड ऑप्शन जो फोर्थ कंपाउंड दे रखा है, या फोर्थ कंपाउंड भी आपका स्टेबिलिटी के थ्रू एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट, अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो वो भी क्या फॉर्म होगा? हाँ बिल्कुल, माइनर ही फॉर्म होगा, बिल्कुल वो माइनर ही फॉर्म होगा, ठीक है, करेक्ट है। वो 1,4 एडिशन ब्यूटाडाइन बताऊंगा बाद में,
ठीक है सर, हो सकता है फोर्थ भी हो सकता है, बट क्वेश्चन तो हमारा है कि ऑप्शंस कैसे दे रखे हैं, ऑप्शंस को भी तो देखना होगा मुझे। ठीक है, तो फोर्थ भी हो सकता है माइनर, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी तो बच्चों जाना है। तो कहीं आपको मुझे बताओ, यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शंस के अंदर कौन कौन से पेयर हो सकते थे, कौन कौन से पेयर हो सकते हैं। वन के साथ आपको दे रखा है कौन सा, एक तो आपका थर्ड करेक्ट था, ठीक है, और लास्ट आपका फोर्थ, ठीक है, लास्ट आपको यहाँ पे दे रखा है फोर्थ। तो अब इन पेयर्स को हम लोग मैच कराते हैं और देखते हैं, तीन तीन ऑप्शन तो दे ही रखे हैं, दो दो ऑप्शन करके दे रखा है। तो वन के साथ थ्री, एक तो ये दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकंड के साथ थर्ड, सेकंड तो हो ही नहीं रहा है, उसको छोड़ दो, मतलब ये तो कैंसिल हो गया। सेकंड के साथ फोर्थ, ये भी नहीं हो सकता है, सेकंड मतलब है ही नहीं है, तो फोर्थ की कोई चांसेस ही नहीं है, ठीक है, जाने दो, ये भी कैंसिल। ऑल ऑफ फोर, ऑल ऑफ फोर तो हो ही नहीं सकते हैं ना, ऑल ऑफ फोर तो पॉसिबिलिटी में नहीं है, बिकॉज एक तो ये खत्म ही हो गया। इसलिए हमारा जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर जाएगा वो ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36। यस स्टूडेंट्स, 36 में अमोंग द फॉलोइंग सेट्स मोस्ट स्टेबल आयोनिक स्पीसीज, तो बच्चों मैं बोलूंगा हकल रूल। हकल रूल हम लोगों ने पढ़ चुका है बेटा, एरोमेटिसिटी के लिए ध्यान दो, एरोमेटिसिटी के लिए बिल्कुल हम लोगों ने हकल रूल्स पढ़ा था। और यहाँ पे आप आंसर निकालो, एरोमेटिसिटी में हकल रूल कहाँ पे फॉलो हो रहा है और कहाँ पे हकल रूल फॉलो नहीं हो रहा है, कौन से कंपाउंड एरोमेटिक हैं, कौन से कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हैं, या कौन से एंटी एरोमेटिक हैं, ठीक है। निकालो चलो आंसर, मैं देखता हूं आप लोगों के। ओके, चेक करते हैं, ठीक है। इसमें जो ए ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन को हम चेक करते हैं। तो ए ऑप्शन में मुझे बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे। पॉजिटिव का मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या, हकर रूल को फॉलो करेगा बच्चों, क्या हकर रूल को फॉलो करेगा, यस और नो? नो, बिल्कुल भी है, हकर रूल को फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट मैं बात करूं इस मॉलिक्यूल्स को देखते हैं, तो यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये भी हकर रूल को फॉलो करेगा? बिल्कुल भी नहीं, ये भी हकर रूल को फॉलो नहीं करने वाला है, दोनों ही हकर रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। नेक्स्ट को जरा चेक करो, नेक्स्ट पेयर आपको दे रखा है, यस, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड जहां वहां पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, ये तो पहले से ही फिनिश हो गया, उसको आप जाने दो। पेयर्स की स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जरा चेक करो यहाँ पे इस ऑप्शन सी को, जरा चेक करो, सी में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल ये हकर रूल को फॉलो करेगा, ठीक है, हकर रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। 4n+2 को फॉलो करते हैं ना, हकर रूल को फॉलो, 4 × 2 8, 8 और 2 आपके 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो जब ऑब्वियसली रेजोनेंस में है, कंजुगेशन में जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट किस में हो जाएगा, पाई, ठीक है ना। तो वो भी आपका डबल बॉन्ड तो बनाएगा ना, इसलिए उसको भी काउंट करना है, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट करना है, इसलिए 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। कोई बच्चे बच्चे सोच रहे हैं सर 10 कहाँ से लिख दिया, वहां पे 8 दिख रहे थे, इसलिए यहाँ पे 10 है। नेक्स्ट रहा, इसमें जरा चेक करो, इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें भी 10, इसमें भी आपका रूल फॉलो होगा। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 दो पाई बॉन्ड नीचे है, तो पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स नीचे, और जो नेगेटिव चार्ज है उसका मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ से बिकॉज नेगेटिव जब रेजोनेंस में आएगा, नेगेटिव जब रेजोनेंस में आएगा, तो जो डबल बॉन्ड है, नेगेटिव सिंगल डबल, तो आपका ये पाई इधर जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जाएगा, देन ये नेगेटिव यहाँ मूव कर जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट स्पीसीज बनेगी ना, उसमें डबल बॉन्ड यहाँ दिखेगा, ये माइनस यहाँ पे, तो जहां पे अभी नेगेटिव चार्ज था वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है, एंड डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज, इसलिए हम टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे वो कितने हैं, 4। अब 4 आपको पता है वो हकर रूल को डिफाइन नहीं करते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मोस्ट स्टेबल पेयर पूछा, अब यहाँ चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ चेक करें तो पहले में देखो कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 9 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, हकर रूल फॉलो किया जा रहा है। यहाँ चेक करो तो 1 2 ओनली 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 2 पे n इक्वल टू 0 पुट करेंगे 4n+2 में, तो 4 × n आपका 0, तो 0 हो जाएगा, +2, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, बिल्कुल ये आपके हकर रूल को फॉलो कर रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तब दोनों ही हकर को फॉलो कर रहे हैं, तो मतलब ये सबसे अधिक स्टेबिलिटी पेयर इन्हीं की होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, हकर रूल के बेस पे क्वेश्चन था ये, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द रिएक्शन, इसमें है रिएक्शन विद HBr, ये आपको कंपाउंड दे रखा है और HBr की रिएक्शन कराई गई है, हमारा क्या आंसर बने, ठीक है।
तो किस तरीके से बच्चों करेंगे, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। पाई को हम किधर मूव करेंगे, बिकॉज स्टेबिलिटी चेक करनी है तो पाई को बाहर की तरफ मूव करेंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बनेगा, ऑब्वियसली स्टेबिलिटी आपको बहुत ही ठीक ठाक और अच्छे ढंग से मिलने वाली है। बस HBr से आने वाला H प्लस साइन बाहर की तरफ अटैक कर जाएगा यहाँ पे, और Br माइनस करेगा पॉजिटिव चार्ज पे जहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो हमारा मेजर स्टेबल जो मेजर कंपाउंड होगा वो आपका यही होगा, बिकॉज हम लोग चेक करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइंस को, तो यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बोकैटाइंस आपको दिखाई दे रहा है जिसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या कह रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऑन द फॉलोइंग एल्कीन्स। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड की जो रिएक्शन है, ठीक है, वो रिएक्टिविटी है, वो उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर इसने पूछा है कि सबसे अधिक कहाँ पे, फिर उससे कम कौन सा, फिर उससे कम कौन सा। बिल्कुल है। तो आप देखो पाई को आप बाहर यहाँ मूव करोगे फोर्थ कंपाउंड में, तो यहाँ ये क्या दिखेगा भाई, एक कार्बन के साथ आपके दो मिथाइल ऑलरेडी हैं, एक यहाँ पे हाइड्रोजन होगा नहीं बिकॉज ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, तो पॉजिटिव यहाँ दिखेगा, और ये आपका हो जाएगा CH2 माइनस, मतलब CH3 कर लो। तो ये कार्बोकटाइन मतलब थर्ड डिग्री कार्बोकटाइन है, समझ में आ रहा है बेटा, थर्ड डिग्री कार्बोकटाइन दिख रहा है। और हाइपर कंजुगेशन भी यहाँ पे आपको 3 3 6 और 3 आपका 9, तो 9 हाइपर कंजुगेशन प्लस इंडक्टो दोनों के थ्रू यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके बाद और कौन सा सिंपल मॉलिक्यूल, अच्छा यहाँ पे Cl क्या है, Cl इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है, आपको पता है क्लोरीन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो बच्चों पॉजिटिव को और बढ़ाएगा, आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब ये देखो CH2 है, यहाँ पे आपका CH है, यहाँ पे क्लोरीन है, ये डबल बॉन्ड था, तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन की एक्टिविटी ज्यादा है तो पाई ऑब्वियसली इधर ही जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे H प्लस आके यहाँ अटैक कर देगा, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ से जो स्पीसीज मिलेगी वो होगी CH2 पॉजिटिव, ये हो जाएगा CH2, नाउ दिस इज Cl। तो क्लोरीन तो बच्चों यहाँ पे क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज जो आपको सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पूरी तरीके से आपका जो क्लोरीन है वो डोमिनेट करेगा, और अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर की वजह से यहाँ पे -I इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है ना, पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल इंक्रीज, लेकिन मुझे चाहिए था कि पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो, जीरो की तरफ आए, उसको स्टेबल करने वाले ग्रुप हो, तो पॉजिटिव को स्टेबल करने वाले कौन से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, समझ में आ रहा है। अब यहाँ तो विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो इसलिए ऑब्वियसली थर्ड वाला तो आपका सबसे लीस्ट हो जाएगा। लेकिन अभी इन दोनों की बात करेंगे तो इन दोनों में से ऑब्वियसली सेकंड पहले आने वाला है, बिकॉज जैसे आपका पाई इधर जाएगा तो पॉजिटिव यहाँ पे सेकंड डिग्री कार्बोकटाइन यहाँ से मिलेगा, सेकंड डिग्री कार्बोकटाइन यहाँ से मिल जाएगा 1 डिग्री कार्बोकटाइन, और यहाँ पे आपकी चीजें क्या हो रही है, रिवर्स, बिकॉज क्लोरीन विल वर्क एज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन मुझे तो कम करना था स्टेबिलिटी के लिए, तो हमारा जो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको यहाँ पे जो पूछा गया है, एक कंपाउंड आपको दे रखा है, और इस कंपाउंड के अंदर यहाँ पे इसने H प्लस साइन दिया है, H प्लस साइन किसी एसिड से आया होगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह आपको दिख रहा है वर्क करता हुआ, डेफिशिएंट सेंटर है। तो क्वेश्चन हमारा पूछा कि आइडेंटिफाई द साइट, उसने नंबरिंग करके दिया यहाँ से ABCD डिनोट किया उसने, ठीक है, पोजिशन को, वेयर H प्लस इज मोस्ट फेवरेबल। जो अटैक H प्लस का होगा वो मोस्ट फेवरेबल कहाँ पे होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो बताओ, मोस्ट फेवरेबल अटैक आपका कहाँ पे होगा, किस जगह होगा, वो पता है, ध्यान दो। डबल बॉन्ड कोई बच्चा बोल रहा है, देखो ये जो H प्लस साइन आपको दिख रहा है ना, ये डेफिशिएंट है भाई, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करोगे तो यहाँ पे 1s0 आएगा, ये डेफिशिएंट है पूरी तरीके से, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आप मुझे बताओ नाइट्रोजन के पास यहाँ पे जो लोन पेयर्स होगा बच्चों, दैट विल लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज होगा, क्योंकि आपको पता है ये लोन पेयर सिंगल डबल, इधर भी लोन पेयर सिंगल डबल, दोनों साइड में क्या है, कंजुगेशन है। तो जो प्रेजेंट है नाइट्रोजन पे आपका लोन पेयर, दैट विल डीलोकलाइज। जब डीलोकलाइज होगा तो इसकी अवेलेबिलिटी विल डिक्रीज, तो अच्छा बेस नहीं हो सकता। मुझे क्या चाहिए भाई साहब, यहाँ पे H प्लस आयन का अटैक हो रहा है, गरीब है, समझो ये बहुत ही पुअर है भाई, इसके पास इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर खोजेगा ये, तो सबसे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर कौन सा, जो सबसे अधिक बेस होगा, जिसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर्स होगा। सभी को समझ में आ रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर्स, तो लोन पेयर्स लोकलाइज्ड कहाँ पे है, फिक्स कहाँ पे है, चल फिर नहीं रहा है, मतलब फिक्स है,
डिलोकलाइज नहीं हो रहा है, रेजोनेंस ही नहीं कर रहा है। आपको मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा ही है। तो बहुत से बच्चे सोचेंगे सर डबल बॉन्ड, भाई साहब डबल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो बॉन्डेड है, साइड बाय ओवरलैपिंग से, है ना, साइड बाय ओवरलैपिंग से क्या हो रहा है, वो पेयर्ड है, ठीक है। ऑब्वियसली उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत तो है। तो मुझे खोजना है पहले लोन पेयर्स, देन पाई, देन सिग्मा। तो लोन पेयर्स कहां पे थे, नाइट्रोजन के पास, दैट विल डिलोकलाइज, तो वो तो आंसर बन नहीं सकता है। अभी आ जाओ ऑक्सीजन की तरफ। तो ये मॉलिक्यूल ना यूं था, ध्यान से फिर से देखो, इसे मैं पूरा बनाता हूँ। यहाँ पे आपका था ये नाइट्रोजन, और बच्चों यहाँ पे था आपका CH3, करेक्ट है, और ऊपर था डबल बॉन्डो। तो ऑक्सीजन के पास तो बच्चों 6 वैलेंसी होती है ना, 6 वैलेंसी में आपको यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो चुके हैं सर, यहाँ पे सिग्मा और पाई बना चुके हैं, दो आपके यहाँ पे ऊपर की तरफ है। तो डबल बॉन्ड के साथ ही लोन पेयर, तो क्या वो डीलोकलाइज होंगे, क्या रेजोनेंस है, कंजुगेशन है, नहीं ना। तो जैसे H+ आयन आएगा तो यहां से ये लोन पेयर का सिंगल इलेक्ट्रॉन ही बच्चों, लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन, मेरी बात समझ लो क्यों, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s0, ये होना चाहेगा 1s2, हीलियम की तरह स्टेबल होना चाहेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। समझ में आ गया, करेक्ट कॉन्सेप्ट। तो इसलिए आपकी लोन पेयर्स जहां पे फिक्स्ड हैं, जहां पे लोकलाइज्ड हो रहे हैं, जहां पे डीलोकलाइज नहीं है, जो लोकलाइज्ड हैं वो आसानी से क्या करेंगे भाई, उनकी प्रेजेंस है, वो 2 4 5 10 घंटे रहेंगे वहां पे, प्रेजेंट रहेंगे, तो वही आपके मूव कर जाएंगे। समझ में आ गया, ऑक्टेट रूल डिस्टर्ब होने वाला नहीं है। परफेक्ट, सभी कुछ क्लियर हो गया बेटा, जल्दी से बताओ मुझे। तो इसलिए जो अटैक होगा मोस्ट फेवरेबल वो आपका ए साइड पे होगा, ए आपकी पोजीशन पे होगा। सभी को समझ में आ गया, इजी था कॉन्सेप्ट। संदेश बताओ बेटा, परफेक्ट क्लियर हो गया होगा। संदेश जरा बताओ भाई। यस, ओके, करेक्ट, डेफिनेटली, यस। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 इस पे हम लोग बात करेंगे। और बताओ बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 में हमारा आंसर, देखो मैं आपको बताता हूँ पूरा, आपका पहले मैं वेट कर दूं आपके आंसर्स का, आपका नहीं है तो चलो मैं बताता हूँ क्या होगा। फर्स्ट कंपाउंड दे रखा है यार, सीधा आइस को लेके आ जाओ, ठीक है। आइस को यहाँ फिक्स करो, इस तरफ फिक्स कर दिया, यहाँ पे भी आइस यहाँ पे लेके आ जाओ। और पहले इसका बनाता हूँ मैं स्ट्रक्चर, देखो ध्यान से, क्यों बना लिया मैंने, ठीक है, इसी से निकालेंगे आंसर, ठीक है। 2D में बदल देते हैं 3D को। तो देखो CH3SS किधर दिखेगा आपको, ऑब्वियसली इस साइड में दिख रहा है तो इसको इधर लगा लो, CH2HS, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन इधर दिख रहा है, उसको इधर लगा लो, आइस को ऊपर लगाया था आपने। बाकी एज इट इज जो CH3 इधर दिख रहा है तो उसको ऊपर लेके चले जाओ, ठीक है, और नीचे आप लेके आ जाओ CH2OH, हो गया। अब करा लो यहाँ पे अच्छा इसको भी बना लेते हैं जरा, इसको कैसे बनाएंगे, ऊपर से आइस लेके जा रहे हैं तो इसको जरा करते हैं अरेंजमेंट। तो H इधर दिख रहा है ना, H इधर देख बड़ा H बना लो इधर, OH इधर दिख रहा है, OH को यहाँ पे लगा लो, ठीक। उसके बाद CH3 ऑब्वियसली इधर ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका CH2, और यहाँ पे आपको दे रखा है SH, ठीक है, यही दे रखा है, करेक्ट। ओके, अब एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि रोटेशन कैसे कराया जाए। तो रोटेशन बच्चों बहुत ही ईजी है, क्या करना है अपन को, नंबरिंग स्टार्ट करें। तो सबसे पहले बच्चों नंबरिंग की बात करेंगे तो पहले कौन आएगा, देखो यहाँ भी कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, सब में फर्स्ट जगह कार्बन है, कोई डिफरेंस मिल नहीं रहा है, एटॉमिक नंबर को पहले ही चेक करने वाले हैं। तो पता है ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, आता है ना, ये सेम ग्रुप के एलिमेंट है, सल्फर का एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस केस में नंबर 1 आपका हो जाएगा ये CH2SH। सेकंड की बात करेंगे तो OH वाला हो जाएगा, 3 आपका ये, 4th आपका ये। कराओ बेटा रोटेशन 1 से 2, 2 से 3। तो 1 से 2, 2 से 3 मतलब रोटेशन ये जाएगा, 4 बीच में आएगा, उसको क्रॉस कर जाओ, कोई इश्यू नहीं है। तो अभी ये देखो लिस्ट प्रायोरिटी क्या आपके वर्टिकल है, नहीं है, लिस्ट प्रायोरिटी आपकी हॉरिजॉन्टल है, आंसर पलटना चाहिए। तो अभी ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन, इफ इट इज क्लॉकवाइज तो आंसर विल बी R, आंसर पलटना चाहिए तो आंसर हो जाएगा S, करेक्ट। एस पहले का आपका एस आंसर हो गया, इधर आ जाए। इसकी नंबरिंग की बात करेंगे, सबसे पहले कौन आएगा बच्चों जल्दी से बताओ। यहाँ पे अटैच है ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है तो 1 हो जाए। सेकंड कौन सा आएगा बच्चों जल्दी से बताओ, सेकंड ये सल्फर दिख रहा है, राइट, तो ये सल्फर की वजह से आपका यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा, 4th यहाँ पे। रोटेशन कराओ 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2 यहाँ पे आएंगे, 2 से 3 इधर, मतलब दिस इज द रोटेशन, ठीक है। और रोटेशन कैसा हो रहा है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। बस लिस्ट प्रायोरिटी कहाँ पे दिख रही है मुझे,
लीस्ट पार्टी प्रेजेंट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, मुझे बेटा चाहिए थी वर्टिकल लाइन पे, तो आंसर पलटेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आंसर विल बी एस, और एस का उल्टा हो जाएगा आपका आर। परफेक्ट है। तो यहाँ पे एस बना था, यहाँ से आपको आर मिल रहा है, तो हमें ऐसे ऑप्शन चूज करना है जहाँ पे एस और आर हो, एस कॉमा आर। तो एस कॉमा आर आपको मिल रहा है फोर्थ ऑप्शन। आ गया समझ में? यही सेम पैटर्न मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। किसी बच्चे कोई डाउट हो आप लोग टेक्स्ट कर सकते हो मुझे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। द मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन्स एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन। दो केस बेटा पूछे हैं, उसने पूछा है मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन और दूसरा पूछा है न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन। दो अलग अलग केस उसने पूछे हैं, ठीक है। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं वो पहले आपको देख रहे हैं कि मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन कौन सा होगा, क्लियर। और दूसरा चेक करना मोस्ट एसिडिक का मतलब आपको मैं बहुत पहले पढ़ाया था जीओसी 1 में ही। मोस्ट एसिडिक का मतलब समझते हो, फायरिंग ऑफ H+ एन तेजी से कहां पे होगी, जल्दी से H+ एन कहां से निकलेगा भाई, वहां से निकलेगा जब वो H+ एन सभी निकल के देखो, सबके सब बाहर निकाल के देखो, मैंने बताया था सारे के सारे हाइड्रोजन को अगर आप बाहर निकालोगे H+ की फॉर्म में तो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे। तो जो एनाइन बनेगा ना H+ के निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा या जो एनाइन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। अब उसकी स्टेबिलिटी के लिए आपको पता है जीओसी 1 में जितने भी इफेक्ट हैं, जितने भी रूल्स हैं, सब दिमाग में आने चाहिए। आपको सभी के सभी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करने वाला, मैं रिपीट करूंगा हमेशा जीओसी 1, जीओसी फर्स्ट। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होने वाला है। अब यहाँ से आप सारे के सारे एच को बाहर निकालोगे, तो अगर मैं इस वाले एच को अगर मैं बाहर निकालता हूं, मैं सीधे आपके ऑप्शंस की तरफ आऊंगा, मगर इस एच को बाहर निकालूंगा तो मुझे बताओ यहाँ से जैसे एच बाहर जाएगा यहाँ माइनस आएगा, दिस माइनस कंजुगेशन, ये माइनस कंजुगेशन करेगा, नेगेटिव सिंगल डबल, परफेक्ट स्टेबल हो जाएगा। अच्छा यहाँ से एच निकालोगे कोई कंजुगेशन नहीं होने वाला, यहाँ से एच निकालोगे तो कंजुगेशन मिलेगा, मिलेगा ना कंजुगेशन, बताओ एच को बाहर निकालेंगे वो कंजुगेशन मिलेगा। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि ये कंजुगेशन आने की वजह से क्या चीजें आपकी स्टेबल होंगी, बताओ मुझे। अब यहाँ देखो जब ये कंजुगेशन हो जाएगा ना तो ऑक्सीजन के पास माइनस जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऑक्टेट भी कंप्लीट, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया। लेकिन जब यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे कार्बन पे माइनस आएगा, मेरी बात समझो। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा, मोस्ट स्टेबल आपका यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस कौन सा, तो मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस ऑब्वियसली आपका हो जाएगा कौन सा, जो NB वाला है, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन। अब आते हैं न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन पे। तो न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन को हम कैसे चेक करते हैं, बताओ बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन को हम चेक कैसे करते हैं भाई, उस पर प्रेजेंस होना चाहिए, उस पर नेगेटिव चार्ज लोन पेयर्स की प्रेजेंस अधिक से अधिक होनी चाहिए। भाई न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं मैं, तो उसके पास भाई न्यूक्लियोफाइल का मतलब मैंने बेस को भी रिलेट किया था इसके साथ, अगर आपको याद होगा। तो इसके पास क्या होना चाहिए, मैक्सिमम जो लोन पेयर्स हैं, जो नेगेटिव चार्ज है वो आपके इसके पास प्रेजेंट होने चाहिए। अब सामने से क्या है C2H5 वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा इस नाइट्रोजन की तरफ, करेक्ट है। इधर भी कार्बन है वो भी इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो न्यूक्लियोफाइल नेचर होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, ज्यादा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया है बच्चों एक्स एंड बाई, एक्स ये है बाई ए है, तो दोनों क्या है एनएचओमर्स नहीं होंगे, छोड़ दो। डायस्ट्यूरोमर्स बिल्कुल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स बिल्कुल नहीं, 2D वाले कन्फॉर्मर्स ही हैं। पहला वाला फॉर्म कौन सा है बताओ मुझे, एक के पीछे एक जैसा दिख रहा है, एक के पीछे एक जैसा दिखने का मतलब पता है क्या हो रहा है, बताओ यहाँ पे पहली फॉर्म कौन सी होगी, पार्शली एक्लिप्स्ड ना बोल सकता हूँ ना, पार्शली एक्लिप्स्ड फॉर्म। अगर ये पूरे तरीके से CH3 कवर अप कर जाता तो इसको हम फुली एक्लिप्स्ड ही बोलते हैं, फुली एक्लिप्स्ड, ठीक है। मैक्सिमम आपकी अनस्टेबिलिटी होती है यहाँ पे, परसेंट देखो जाता है, ठीक है। अच्छा दूसरा, सारे सारे स्टेट बढ़ जाते हैं। बाई वाला कैसा है, बाई की बात करोगे तो Cl ऊपर एक Cl नीचे, CH3 अपोजिट है, H और H अपोजिट है, आपका 180 डिग्री एंटी फॉर्म दिख रही है, बिल्कुल स्टैगर्ड फॉर्म, पता है ना स्टैगर्ड फॉर्म, यस दिस इज स्टैगर्ड फॉर्म। तो एक पार्शियली एक्लिप्स्ड फॉर्म है, एक आपकी एंटी स्टैगर्ड फॉर्म है, तो आंसर विल बी कन्फॉर्मर्स, हो गया सीधा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 में उसने बोला है करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द गिवन कैनोनिकल स्ट्रक्चर।
जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर आपको देके रखे हैं उसमें से सबसे अधिक स्टेबिलिटी कौन सी है, तो आपको पता है रूल्स, बस रूल्स को फॉलो करो और आंसर निकालो। रूल्स में बच्चों क्या बोला जाता है, रूल्स में कॉन्सेप्ट वही था ना कि स्टेबिलिटी चेक करो, ऑक्टेट रूल चेक करो। तो पहला पॉइंट क्या था, न्यूट्रल, बट कोई न्यूट्रल नहीं है, पॉजिटिव यहाँ है, पॉजिटिव यहाँ है, पॉजिटिव कोई न्यूट्रल नहीं है, तो न्यूट्रल वाला पहला वाला केस कैंसिल, न्यूट्रल ऑलवेज मोर स्टेबल। सेकेंड पॉइंट क्या है कि चार्ज दिख रहा है, ये चार्ज पे आ रही है, तो फिर चेक करो ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल चेक करो। तो मुझे बताओ इन सब में से ऑक्टेट किसका कंप्लीट है, तीन ऑप्शंस दे रखे हैं, तीन कंपाउंड हैं, तो हर किसी का ऑक्टेट निकालना पड़ेगा ना। बताओ बच्चों किसका ऑक्टेट यहाँ पे, यस आविष्कार। देखो फर्स्ट में जो ऑक्सीजन दिख रहा है उसके पास इलेक्ट्रॉन पर तो हो गई, ठीक है करेक्ट है। चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट है सारे का सारा, बस पॉजिटिव उसी को चेक करो। यहाँ पे कार्बन के पास पॉजिटिव है 1 2 3 4 5 6 ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी 4 होती है, इलेक्ट्रॉन चला गया है, यहाँ पे ऑक्टेट डिस्टर्ब है, यहाँ ऑक्टेट पूरा नहीं है। इसके पास चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल सही। नाइट्रोजन की बैलेंसी 5 होती है, 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको पेयर्ड दिख रहे हैं, एक आपका कैसा है वो कहीं चला गया है, ठीक है। यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट है। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि वहां ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की अगर बात करें तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो स्टेबल होगा, लेकिन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबिलिटी शो करेगा। तो अधिक स्टेबल कौन सा हो जाएगा बच्चों, थर्ड वाला। समझ में आ रहा है, थर्ड वाला स्टेबल क्यों, बिकॉज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी अधिक शो करेगा, तो थर्ड आपका अधिक हो जाएगा। फिर कौन सा आएगा बताओ मुझे थर्ड के बाद, थर्ड के बाद कौन सा, ऑब्वियसली फर्स्ट वाला ऑक्टेट पूरा है ना, फिर बिना ऑक्टेट वाले तो लास्ट में कौन सा आ जाएगा सेकंड, तो ये इसका आंसर बनना चाहिए थर्ड फर्स्ट सेकंड। चेक करते हैं अपन ऑप्शन, थर्ड फर्स्ट सेकंड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, थर्ड फर्स्ट सेकंड, यस थर्ड फर्स्ट सेकंड परफेक्ट, ठीक है थर्ड फर्स्ट सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। 44 में आपसे पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन से हैं। सुजल भाई माइक को अनम्यूट रखो यार, यस 44 में है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन का आंसर हमारा कौन सा होगा बताओ बच्चों। संदेश कौन सा आंसर होना चाहिए मोस्ट एसिडिक वाला, देखो सबके पास आपको दिख रहा है सारे के सारे सीन, भाई यहाँ भी हाइड्रोजन है, या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ठीक है बाहर भी दो दो हाइड्रोजन है, किसी भी एच को बाहर निकालो माइनस है। अब उस माइनस ऑब्वियसली स्टेबल ऑक्सीजन के थ्रू होगा, नाइट्रोजन के थ्रू भी होगा, या ऑक्सीजन नाइट्रोजन के थ्रू भी होगा, लेकिन सल्फर एक ऐसा केस है ऑक्सीजन के जस्ट बाद सल्फर आता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा चेंज होता नहीं, आपको पता है। तो इस केस में इसके पास प्रेजेंट एक एक्स्ट्रा फैक्टर जिसका नाम है डी ऑर्बिटल्स, ठीक है डी ऑर्बिटल्स, बिकॉज इट इज बिलोंग फ्रॉम थर्ड पीरियड। तो 3D यहाँ पे हो जाएगा 0, जिसकी बेस से जो अधिक स्टेबिलिटी की बात करेंगे एनाइंस की वो हो जाएगा बी ऑप्शन। तो मैं बोलता हूं कि मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन वो होगा जहाँ पे बनने वाला जो उसका कॉन्जुगेट बेस है, जो नेगेटिव चार्ज जो H+ है, जो हाइड्रोजन छोड़ के जाएगा उसकी स्टेबिलिटी अधिक होनी चाहिए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑन सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। 45 में है अरेंज द फॉलोइंग WXYZ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बच्चों बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट को हम कैसे रिलेट करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को हम रिलेट कैसे करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ना, H बॉन्डिंग और बच्चों हम सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इन दोनों के थ्रू हम लोग करते हैं इसको रिलेट, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाईएस्ट प्रायोरिटी में, अगर H बॉन्डिंग मिल रही है तो एक्स्ट्रा फैक्टर होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट आपका अधिक हो जाता है। तो H बॉन्डिंग कहां पे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी वो आपको टिक करना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सरफेस एरिया, ठीक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सरफेस एरिया से यहां से आपके आंसर निकलेंगे, इन्हीं दो को चेक करना है। मास नहीं बेटा, ठीक है मास, मास को हम डायरेक्टली रिलेट नहीं करेंगे,
मार्क्स अगर यहाँ पे एलिमेंट आते हैं ना, सिंपल, अगर आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चंस आते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को उनके ऐसे अलग तरीके से निकलते, ऑर्गेनिक क्वेश्चन है ना ये। इनऑर्गेनिक के अंदर एटॉमिक मास को चेक करते हैं, मॉलिक्यूलर मास को चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मास को चेक नहीं करने वाले। यहाँ पे एच बॉन्डिंग, सरफेस एरिया, दो चीजें। ऑर्गेनिक अलग है, इनऑर्गेनिक अलग है, दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है। ठीक है, वहां के बॉलिंग पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, वहां पे मॉलिक्यूलर मास भी चेक करते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी। यहाँ पे हम सिर्फ चेक करेंगे सरफेस एरिया एंड एच बॉन्डिंग। ये डिफरेंस अलग अलग बना के रखो। ठीक है, सरफेस एरिया चेक करेंगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करेंगे, इन दोनों के थ्रू हम लोग आंसर निकालेंगे। क्लियर है ना? बताओ चलो कौन सा आएगा। ऑब्वियसली बच्चों OH, यहाँ पे देख रहे हैं ना एल्कोहल वाला सेक्शन, दिस OH। यहाँ पे एक्स्ट्रा एच बॉन्डिंग मिलेगी, बिल्कुल सही, करेक्ट है। तो आपका W पहले आ जाना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद कौन सा आना चाहिए, देखो इसके साथ NH दिख रहा है, यहाँ भी एच बॉन्डिंग दिख रही है, बिल्कुल सही, Z आ जाएगा। फिर उससे कम कौन सा होगा, यहाँ पे आपका, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है। तो फिर हम क्या बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे एच बॉन्डिंग तो नहीं है ना, यहाँ एच बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया के साथ हम लोग जाएंगे, एच बॉन्डिंग फिनिश हो चुकी है, सरफेस एरिया, तो फिर आपका आ जाएगा X और सबसे लास्ट में पहुंचेगा बाई। तो दिस इज द आंसर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व करना है बॉइलिंग पॉइंट के, एच बॉन्डिंग और सरफेस एरिया के बेस पे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। यस, क्वेश्चन नंबर 46 की बात करेंगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ X बाई Z। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, किसकी कम, बताओ बच्चों। सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी। यहाँ पे देखो N के पास अगर लोन पेयर्स होंगे तो लोन पेयर सिंगल डबल, यहाँ तो रेजोनेंस दिख रहा है सर, यहाँ तो छोड़ दो बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर दिख रहा है, ठीक है, लेकिन डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका S परसेंटेज विल इंक्रीज, बिल्कुल। ठीक है, S परसेंटेज यहाँ पे कम होगा, ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ, तो X की हो जाएगी सबसे मैक्सिमम, बिल्कुल। फिर कौन सा आ जाएगा, Z वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, और सबसे लास्ट में आएगा बाई बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो 46 का ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं थे, लेकिन लॉजिक वाइज थे। नेक्स्ट है आपका अरेंज द CH बॉन्ड X by Z इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ होमोलिसिस। तो बॉन्ड, ये एज इट इज इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने क्लास में भी कराया था। तो देखो बच्चों सिंपल सा है, ऐसा कुछ इसमें है नहीं डिफिकल्ट, पहले समझ लो ध्यान से। जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ना, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करूं तो आप क्या करो, बॉन्ड को ब्रेक करो, और होमोलिसिस उसने बोला है, तो मतलब फ्री रेडिकल्स। होमोलिसिस का मतलब क्या, फ्री रेडिकल्स। अगर मैंने जेड को ब्रेक किया, ध्यान दो, अगर मैंने जेड वाले हाइड्रोजन को होमोलिसिस क्लीवेज कराया तो क्या मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ना इस तरीके से फ्री रेडिकल, यहाँ पे ये मिलेगा ना फ्री रेडिकल, बच्चों बताओ। ठीक है, मैंने बाई को बाहर निकाला, बाई वाले हाइड्रोजन को, तो यहाँ से फ्री रेडिकल मिल जाएगा। एक्स वाले से निकालेंगे तो यहाँ फ्री रेडिकल मिलेंगे, तो फ्री रेडिकल्स मिलेंगे। तो फ्री रेडिकल्स की जो स्टेबिलिटी है उसको चेक करना है। अच्छा मुझे बताओ, जेड, बाई और एक्स, तीन के फ्री रेडिकल्स मिलने वाले हैं, मोर स्टेबल कौन सा होगा, बताओ मुझे, मोर स्टेबल कौन सा होगा। मोर स्टेबल ये होगा ना बाई वाला, जो बाई वाला है, हम इसी की एनर्जी की बात करेंगे, उसको E1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो एनर्जी होगी बाई को रिलीज करने में, अधिक स्टेबल क्यों होगा, फ्री रेडिकल्स। रेजोनेंस एक तो मिल रहा है इसे, देखो, फ्री रेडिकल देन सिंगल देन डबल, ये तो रेजोनेंस के थ्रू होगा। दूसरा हाइपर कंजुगेशन, दो ही इफेक्ट है, दो ही इफेक्ट है, उनके थ्रू आपका स्टेबल होगा परफेक्टली। कोई देखिए रेजोनेंस भी है, हाइपर कंजुगेशन भी है, डोमिनेंसी कर रहा है, ठीक है, ज्यादा स्टेबल है। अच्छा जरा यहाँ पे देखो, जेड, जेड की तरफ अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ से आपका फ्री रेडिकल बनेगा तो क्या वो स्टेबल होगा, बताओ बच्चों। नहीं, जहां पे डॉट है वहीं पे डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा आपका हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। एक्स की तरफ अगर बात करूं तो एक्स में क्या दिखाई देगा, आप मुझे बताओ। सिर्फ और सिर्फ हाइपर कंजुगेशन ना, संदेश, बाकी बच्चों को सभी को समझ में आ रहा है, आविष्कार, अनन्या, सभी को, हाइपर कंजुगेशन। तो मान लेते हैं इसकी एनर्जी अपन E1, और इसकी एनर्जी मान लेते हैं E2, और इसकी एनर्जी मान लेते हैं E3, ठीक है। तो इसी के बेस पे हमारा आंसर बनेगा। तो बताओ बच्चों सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, जो हाईली अनस्टेबल होगा ना, बताओ मुझे, जो हाईली अनस्टेबल होगा उसी उसी के साथ हम पहले जाएंगे ना, बताओ मुझे कि कौन सा होना चाहिए, हाईली अनस्टेबल वाला ना, तो E3, E3 आपका सबसे अधिक हो जाएगा। फिर कौन सा आ जाएगा, E2 वाला आ जाएगा, और फिर कौन सा आ जाएगा, E1, E1 सबसे कम, ठीक है। तो इसी को हम फिर यहाँ पे रिलेट कर देंगे सीधा, तो एक्स बाई जेड के साथ, तो हमारा एक्स, एक्स वाला आ जाएगा, फिर आपका जेड वाला आ जाएगा, फिर आपका बाई आ जाएगा।
एक्स E3 को रिलेट किया है ना मैंने, समझ में आ गया? इसका आंसर यहाँ पे है, ये खुद ऊपर वाले का आंसर था यहाँ, यहाँ पे। तो सबसे अधिक वाला कौन सा हो जाएगा? जेड बन सके। पहले जेड से बाहर निकालो। निकालो जेड से बाहर हाइड्रोजन को। डॉट मिलेगा बस। आप निकालो 22 से बाहर। ठीक है, 22 से एक निकालो हाइड्रोजन बाहर, होमोलिसिस क्लिविस करा दो। ठीक, ये मिल गया रेडिकल। इसी तरीके से एक्स से बाहर निकालो। ठीक है, यहां से एक बाहर निकाल दिया तो डॉट यहां मिल गया। ये तीनों कंडीशन समझ में आ रही है? बताओ बच्चों, तीनों चीजें समझ में आ रही है? जब जेड से बाहर निकाला है, ठीक है, 22 से बाहर निकाला है, एक्स से बाहर निकाला है, अपन ने जेड से बाहर निकाला है, तो ये जो मॉलिक्यूल बना ये कैसा होगा? हाईली अनस्टेबल ना? बताओ मुझे। अरे हाईली अनस्टेबल होगा ना, फेडकल्स योसी1। इसकी बात करो तो यहाँ पे स्टेबिलिटी मिलने वाली है, क्यों? क्योंकि लॉन देखो तो सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड सिंगल बॉन्ड एंड आपका कंजुगेशन, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे रेजोनेंस, इधर से मिलेगा हाइपर कंजुगेशन दोनों। तो रेजोनेंस प्लस हाइपर, स्टेबिलिटी ज्यादा। इस मॉलिक्यूल्स की बात करो तो ये तो यहाँ प्रेजेंट है, कोई रेजोनेंस तो होगा नहीं, सिर्फ हाइपर होगा आपका, ओनली हाइपर कंजुगेशन। बात समझ में आ रही है बच्चों? बताओ जरा, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? पहले इतना बता दो, फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट। यस, सभी तो क्लियर हो गया? यस, इस जेड के लिए मान लेते हैं कि जब जेड वाला हाइड्रोजन बाहर निकला था, तो वहां पे एनर्जी मान लेते हैं कि सपोज अपन लोग यहाँ पे E3, क्या मान लेते हैं? ध्यान दो, इसको अपन मान लेते हैं E3। जब जेड को मैंने बाहर निकाला तो एनर्जी मान लेते हैं अपन E3 एनर्जी सप्लाई की। जब यहाँ पे बाई आते हैं, तो बाई को अपन जब बाहर निकालेंगे, बाई बाई आपका ये रहा, जब बाई को बाहर निकालेंगे तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि इसकी एनर्जी आपकी है E1 एनर्जी हमने सप्लाई करी। इस जब एक्स बाहर निकला तो इसकी E2 एनर्जी सप्लाई करी। तो मुझे बताओ सबसे अधिक एनर्जी कहाँ पे आपको देनी पड़ी? होमोलिसिस क्लेज में सबसे अधिक एनर्जी किसकी होगी? बताओ मुझे। भाई जो ऑलरेडी स्टेबल हो जाएगा, जो सबसे अधिक स्टेबल होगा, तो उसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो आराम से रिलीज कर देगा ना। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जो फ्री रेडिकल अपने यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, H+ वहां से बहुत तेजी से रिलीज होगा, तो वहां पे कम से कम एनर्जी देनी पड़ेगी ना। मैं बोलता हूँ H+ एन तेजी से कहां से रिलीज होता है? जहां पे ऑलरेडी वो नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। तो जहां पे फेडिकल ऑलरेडी स्टेबल है, तो वहां से H+ आयन बहुत तेजी से रिलीज होगा, कम एनर्जी ही देनी पड़ेगी ना। ये बात समझ में आ रही है? तो हाईली अनस्टेबल वाले को एनर्जी अधिक देनी पड़ेगी, मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हमारा E3 की एनर्जी क्या होगी? सबसे ज्यादा हो जाएगी ना। फिर कौन सा आएगा उससे कम वाला? तो हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे दिख रहा था, तो E2 आ जाएगा, और फिर उसके बाद E1 आ जाएगा। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी, और इसी को हम रिलेट कर लेंगे। बताओ मुझे, इसी को हम रिलेट करेंगे तो हमारा आंसर ही बन गया। बताओ, बिकॉज E3 को जेड से रिप्रेजेंट किया था, जेड हाइड्रोजन को, और E2 वाले की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने किया था एक्स को डिफाइन, और ये वाला आपका बाई का टेस्ट। बताओ, अभी सभी को समझ में आ गया? संदेश, यस साहिल बेटा, आप समझ में आ गया होगा। देखो, जब वो हाइड्रोजन बाहर जाएगा ना, तो आराम से रिलीज हो जाएगा, तो वहां पे कम से कम एनर्जी देनी पड़ेगी। वो कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि वहां पे जो स्टेबिलिटी होगी ना,
वो अधिक अगर होगी स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल्स की, तो भाई होमोलिसिस के लिए भी बहुत ही कम एनर्जी के साथ ही हुआ होगा। और जहां पे ज्यादा एनर्जी दी जाएगी, मतलब है कि वहां से H जो हाइड्रोजन है रेडिकल्स वो होमोलिसिस के लिए हो ही नहीं रहा था। जब हो ही नहीं रहा था तो फिर दिक्कत ही होगी ना। बट ऑब्वियसली कि जहाँ पे अनस्टेबिलिटी वाला केस आता है तो वहां तो वैसे भी दिक्कत होती है। हाईली अनस्टेबल कौन सा था? डबल बॉन्ड, S परसेंटेज ज्यादा तो H को निकलने नहीं देगा बाहर। हाईली अनस्टेबल ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। The structure drawn below the four nucleophile sites, arrange them in decreasing order of nucleophilicity. Nucleophilicity का decreasing order आपको बताना। बताओ बच्चों, फटाफट से बताओ आंसर्स क्या होने चाहिए। ये क्वेश्चन दे रखा है न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे अधिक न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी बताओ मुझे। सबसे अधिक न्यूक्लियोफिलिसिटी 1 2 3 4। ये तो स्टेबल हो जाएगा, ध्यान दो, फर्स्ट तो स्टेबल ही हो जाएगा, ठीक है। तो बी की न्यूक्लियोफिलिसिटी में आएगा, ठीक है। दोनों साइड से न्यूक्लियोफिलिसिटी पता है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब मैं फिर से रिपीट करता हूं, कार्बन प्लस के साथ वो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज अटैक करना चाहिए इजिली, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है ज्यादा। अटैकिंग टेंडेंसी ना, मैंने पढ़ाया था ना, अटैकिंग टेंडेंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज स्पीसीज ऑन कार्बोकैटायन। यहाँ पे आराम से होगा, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। समझ में आ गया होगा? चलो आप बताओ। सेकेंड में तो वैसे दिक्कत होने वाली है, बिकॉज जहां नेगेटिव चार्ज है वो उस बेंजीन का पार्ट दिख रहा है, तो वो अट्रैक्ट करना काफी डिफिकल्ट होगा, ठीक है, कार्बोकैटायंस बिकॉज ऑफ बल्कीनेस। ठीक है, तो सेकेंड आप बेसिक ऑर्डर के बेस पे भी निकाल सकते थे, ऑक्सीजन के बेस पे भी निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या है, SO3 माइनस, ये सबसे अधिक हो जाएगा। फिर कौन सा आएगा, सी डबल, आप स्टेबिलिटी के बेस पे भी निकाल सकते हो। फिर आपका थर्ड हो जाएगा, फिर 1, फिर आपका सेकेंड। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन आयंस। ठीक है, वैसे टाइम हो रहा है, एक बार आप इसको ट्राई करना। क्वेश्चंस इजी थे ये, बाकी जो भी क्वेश्चंस बचे हुए कुछ, ठीक है, बिल्कुल। अब जो, हाँ बिल्कुल सर, फिनिश कर रहा हूँ लेक्चर, ठीक है। और बाकी को जो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए उनको एक बार ट्राई करना, अगर कोई डाउट्स वगैरह रहता है, ठीक है, तो आप पूछ लेना मुझसे, ठीक है। चलो बच्चों।